हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रायोगिक पुस्तिका जो मार्केट में नहीं आई है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाली पुस्तिका नहीं मिल रही है। इसलिए मैं दूसरी जो मार्केट में आ चुकी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रायोगिक पुस्तिका कक्षा 9वीं के लिए ख़रीदने के लिए बोल दी हूँ। इस साल दोनों भी प्रयोग पुस्तिका चलेगा। जिन्होंने ये ख़रीद लिया है इस पर भी मैं प्रयोग कैसे लिखवाना है बताऊँगी, और साथ में जिन्होंने ये प्रयोग पुस्तिका नई वाली ख़रीद ली है उस पर भी कैसे लिखना है बताऊँगी। आज का जो ये वीडियो है वो पुराने प्रयोग के हैं, जो फर्स्ट टर्म में हमने 4 प्रयोग कर लिए हैं उनकी जानकारी दूंगी, और जो हम सेकेंड टर्म का पहला प्रयोग कर लिए हैं उनकी जानकारी दूंगी। आज के वीडियो में कोई नया प्रयोग नहीं है, अधिकतर बच्चों ने लिख लिया है, लेकिन उनके लिए ये जानकारी दी जा रही है जिन्होंने यह नई वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रायोगिक पुस्तिका खरीदी है और उन्होंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है। उन्हें जानकारी देना है कि इस पुस्तिका में प्रयोग पुस्तिका में कैसे लिखना है। दोनों प्रयोग पुस्तिका में अंतर ये है कि इसमें सब जानकारी पीछे दी रहती है, यहाँ से हमें आगे खाली वाले पेज पर लिखना होता है। लेकिन ये प्रायोगिक पुस्तिका में ये खास बात है कि पीछे कोई भी जानकारी दी नहीं है और प्रयोग की जानकारी उसी पेज पर दी गई है, और आकृति भी बना हुआ है, लेकिन आकृति को नामांकित करना होगा और प्रयोग करने के बाद प्रेक्षण और निष्कर्ष को स्वयं लिखना होगा। और इसमें विधि छपकर आया है, यानी हमें विधि नहीं लिखना है और आकृति नहीं बनाना है, लेकिन आकृति को नामांकित करना है और प्रेक्षण और निष्कर्ष स्वयं लिखना है। तो ये सब की जानकारी अभी मैं दे रही हूँ। सबसे पहले प्रयोग पुस्तिका का नाम जो है इसमें आप लोगों का बना हुआ है, नाम लिख लेना है, स्कूल का नाम, कक्षा 9वीं, डिवीज़न लिख लेना है। इसके बाद इंडेक्स भी भरा हुआ है। हम पुराने प्रयोग पुस्तिका में देख रहे थे कि इंडेक्स की सूची अलग है और दूसरे खाली पेज पर हमें जो भी प्रयोग करने होते हैं उसे लिखना होता था कि कौन कौन से प्रयोग हम किए। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिनांक बना है और जो साइन के लिए टीचर्स के लिए छोड़ा गया कॉलम। तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने ये पेंसिल से मार्किंग किया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक में साथ में ये पेंसिल से टिक कर लीजिए। हमने फर्स्ट टर्म में, क्योंकि मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ कि अंकदान योजना मूल्यांकन योजना क्या है और हमें साल भर में कितने प्रयोग करने हैं, वही जो पुराने प्रायोगिक पुस्तिका में जानकारी दी गई थी वही जानकारी इस नए प्रायोगिक पुस्तिका में दी गई है। तो ये सब जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि हमें साइंस 1 के 4 प्रयोग और साइंस 2 के 4 प्रयोग करने हैं फर्स्ट टर्म में। उसी तरह से सेकेंड टर्म में भी 4 प्रयोग साइंस 1 के और साइंस 2 के 4 करने हैं और कुल मिला के हमें 16 प्रयोग करने हैं। तो अभी हम इंडेक्स का पहले टर्म का टिक लगाते हैं। तो न्यूटन का गति संबंधी जो नियम है फर्स्ट, वो हमारे फर्स्ट टर्म का पहला प्रयोग बनेगा। ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद हमने जो तीसरा इंडेक्स वाला तीसरा देख रहे हैं वो हमारा चौथा नंबर का प्रयोग था, फर्स्ट टर्म का ही था। और इसके बाद अवतल दर्पण का नाभ्यंतर ज्ञात करना, ये तीसरा प्रयोग था फर्स्ट टर्म का। और ध्वनि के परावर्तन संबंधी नियमों का सत्यापन करना, ये सेकंड प्रयोग था फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म के 1, 2, 3, 4 प्रयोग कर लिए हैं। डेट भी डाल दिया गया है, आप लोगों को डेट लिख लेना है। और साथ में इंडेक्स में सेकेंड टर्म का फर्स्ट जो प्रयोग है, सेकेंड टर्म यहाँ लिखा है, ध्यान देना, ये सेकेंड टर्म है, उसका फर्स्ट प्रयोग हमने पिछले वीडियो में करके भी देखा है और लिखा भी है। तो पुराने प्रयोग पुस्तिका से मैं बता चुकी हूँ और उसका डेट भी डलवा चुकी हूँ। तो यह आप लोगों को डाल लेना है। तो इस तरह से हमारा नए प्रायोगिक पुस्तिका का इंडेक्स भरकर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जहाँ पहला प्रयोग है। तो पहले प्रयोग में हम सारी जानकारी ले चुके हैं। फर्स्ट टर्म में हम ये प्रयोग कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने प्रयोग करके भी दिखाया है। तो यहाँ पर ये विधि दिया है कि हमें गिलास लेना है, गिलास में रेत भरना है, उस पर पुट्ठा रखना है, 10 रुपये का सिक्का रखना है और हल्का सा टिचकी तेज़ी से मारना है तो पुट्ठा चला जाता है और सिक्का उसी रेत में गिर जाता है। चूँकि यहाँ पर खाली
चीज़ दिया था, यहाँ कोई डायग्राम बना नहीं हुआ था, तो आप लोगों को ये डायग्राम बना लेना है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ में ये प्रेक्षण का जगह खाली था, तो प्रेक्षण जो हमने अभी कार्य किया है यहाँ पर कि गत्ता क्यों बाहर चला जाता है और सिक्का क्यों नीचे गिर जाता है, ये जानकारी मैं यहाँ लिखी हूँ। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लेना है। और उसके बाद हम चलते हैं भाग बी में। भाग बी में भी डायग्राम बनाकर नहीं दिया है, और इसमें क्या करने के लिए दिया गया है कि आपको एक ऊंचाई टेबल पर 2 टुकड़े लेने हैं, लकड़ी का टुकड़ा और सेम आकार का, समान आकार का, और एक हमारा पास लोहे का टुकड़ा या तांबे का टुकड़ा होना चाहिए। टेबल पर रखना है और टेबल की निचली ऊंचाई पर समान समतल जगह पर हमें कोई चौड़ा पात्र, धारक पात्र रखना है, उसमें गीली मिट्टी बना के रखना है। और जब हम टेबल की ऊंचाई से लकड़ी का टुकड़ा गिराते हैं और उसी वेग से बाद में तांबे का टुकड़ा गिराते हैं, तो कितने गहराई पर लकड़ी का टुकड़ा निशान बनाता है, कितनी गहराई पर तांबे का टुकड़ा निशान बनाता है, ये हमें इस प्रयोग से देखना है। तो ये सारे प्रयोग बहुत बच्चों ने बनाकर वीडियो भी भेजा था, बहुत अच्छी तरह से बनाया भी था। तो इस प्रयोग में जो प्रेक्षण आने वाले हैं वो मैं यहाँ लिख दी हूँ यहाँ पर, क्योंकि कौन ज़्यादा गहरा बनाएगा वो तांबा बना सकता है। दोनों का आकार समान है तो आयतन समान है, लेकिन दोनों में भिन्नता किसकी है? तांबे और लकड़ी में उनके द्रव्यमान की भिन्नता है। तो द्रव्यमान भिन्नता होने के कारण उनके घनत्व में भी भिन्नता आएगी। तांबे का घनत्व अधिक है तो वह अधिक गहरा निशान बनाएगा, और लकड़ी का घनत्व कम है तो कम गहरा निशान बनाएगा। तो ये घनत्व का सूत्र भी दिया है, और इस पे न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम लागू होता है, यह बताया गया। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे इसको लिख लेना है। तीसरा हम भाग सी में चलते हैं। भाग सी में आकृति बना हुआ है। इसमें क्या किया था कि हमें एक गुब्बारा लेना है, उसमें स्ट्रॉ बांध लेना है, और स्ट्रॉ की तरफ से खुली जगह से गुब्बारा को फुलाना है और उसको समतल कांच पर उसको छोड़ देना है। तो हम क्या देखते हैं कि हवा इस तरफ से निकलता है और गुब्बारा इस तरफ गतिशील हो जाता है। यहाँ पे न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम लागू होता है। तो ये हमारा जो प्रयोग है उसका प्रेक्षण यहाँ पे क्रियाबल प्रतिक्रिया बल का लिखा है बच्चों, तो ये आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद निष्कर्ष दिया है कि भाग 1 के प्रयोग से न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम में जड़त्व का गुणधर्म पता चलता है। भाग 2 के प्रयोग से दूसरे नियम का हमें द्रव्यमान पर आधारित संवेग के बारे में स्पष्ट होता है, और भाग सी के प्रयोग से हमें तीसरे नियम पर आधारित क्रियाबल प्रतिक्रिया बल के बारे में स्पष्ट होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। तो अब हम इंडेक्स में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा दूसरा जो प्रयोग है उसका पेज नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ बाकायदे पूरा पेज नंबर लिखा है। तो दूसरा प्रयोग देखें तो 25 पर हमारा दिया गया है। ये ध्वनि के परावर्तन संबंधी नियमों का सत्यापन करना, इसकी पूरी विधि यहाँ पे लिखी हुई है। सामग्री क्या लगने वाला है, यहाँ पर हमें लकड़ी का जो है तख्ता दिया गया है, और यहाँ लकड़ी का ऊंचा पुट्ठा दिया गया है। तो नली है, कागज़ की भी नली हो सकती है, लकड़ी की भी नली हो सकती है। एक तरफ घड़ी टिक टिक करने वाली रखे, दूसरी तरफ से हमें कान लगा के सुनना है। तो हमें ये इस तरह से हमारा प्रयोग का प्रायोगिक सामान जो है तैयार किया हुआ है। उसमें हमें क्या करना है, समान आपतन कोण पर, जहाँ ये आई कोण है, और समान हमें परावर्तन कोण भी रखना है कि उसी कोण पर हमें आवाज़ सुनाई देता है कि नहीं। तो ये प्रयोग हम कर चुके हैं, तो इसलिए ये जो आकृति हमें बना कर दी गई है इसमें नाम नहीं लिखा गया है। तो आप लोगों को ये जो नाम मैं यहाँ लिख कर दी हूँ ये लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद यहाँ पर इसका प्रेक्षण तालिका है, भरा गया है। सेम आपतन कोण पर सेम परावर्तन कोण आ रहा है, 40 का 40, 50 50, 60 60, 70 70। और फिर निष्कर्ष लिखा गया है कि ध्वनि के तरंगों की आपतन की दिशा और उनके परावर्तन की दिशा परावर्तक पृष्ठभाग के परावर्तक बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के साथ समान माप वाले कोण बनाते हैं। वे तरंगे एक ही प्रतल में तथा अभिलंब के विपरीत ओर स्थित होते हैं। तो आपतन कोण I बराबर है परावर्तन कोण R। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिख लेना है। इसके बाद तीसरा प्रयोग हमारा था रासायनिक अवतल दर्पण का।
अवतल दर्पण का नाभ्यंतर ज्ञात करना, उसकी विधियाँ दी गई है। हमने भाग बी वाला किया था, दूरस्थ वस्तु का उपयोग करके अवतल दर्पण का नाभ्यंतर ज्ञात करना। यहाँ पर आकृति बनी हुई है, पूरी आकृति, ये प्रयोग हम कर चुके हैं। ये इस तरह से उसका नामांकित दिया गया है कि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें, ये आने वाली किरणें हैं जो अवतल दर्पण से टकरा के पर्दे पे मिल रही हैं। ये सफ़ेद पर्दा है, ये हमारा मुख्य नाभि है, मुख्य नाभि, और ये मुख्य अक्ष है, और ये दर्पण का ध्रुव है, पी दिखाया गया है, ये स्टैंड है, यहाँ पे मापन पट्टी लगी हुई है। अवतल दर्पण और ये जो बीच में पी और एफ को जोड़ने वाली लाइन है मुख्य अक्ष है, और ये परावर्तित आई किरणें दर्पण से टकरा कर जाके पर्दे पे मिल रही थी, परावर्तित किरणें, ये भी परावर्तित किरणें हैं, ये आने वाली किरणें हैं, और ये दर्पण का स्टैंड है, ये मापन पट्टी दिया गया है। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और माप लिख लो। और यहाँ पर हमने इसकी जो गणना की थी उसका टेबल बनाया गया है। तो ये जो हमने लिख लिया है, दूरी D1 D2 D3 डिवाइड बाई 3 करना है। तो यहाँ हल करने के लिए डायरेक्ट उत्तर यहाँ पूछा है, तो हल करने के लिए यहाँ एक लाइन खींच लो और यहाँ लिख दो हल कर रहे हैं, और हल करके डायरेक्ट उत्तर यहाँ निकाल लो। टेबल को हम ऐसे छोटा बना सकते हैं। फिर निष्कर्ष में अवतल दर्पण के ध्रुव P और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी अवतल दर्पण के नाभ्यंतर के लगभग बराबर होता है। तो औसत दूरी जो हम निकाले हैं दिए गए अवतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है। और चूंकि कार्तेशियन निर्देशांक के अनुसार देखें तो अवतल दर्पण का नाभ्यंतर बाईं ओर होने की वजह से, मुख्य अक्ष के बाईं ओर होने से वह सदा निगेटिव आता है, इसलिए F बराबर -16.8 सेंटीमीटर लास्ट में हमें लिखना है। यहाँ भले ही धनात्मक है लेकिन अंत में हम वो चिन्ह लगा देंगे माइनस, क्योंकि ये अवतल दर्पण का नाभ्यंतर है। तो ये हमारा जो है दूसरा तीसरा प्रयोग भी हो गया है। अब हम इंडेक्स में चलते हैं। हमारा जो ये चौथा प्रयोग है पेज नंबर 11 पे दिया गया है, रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन करना। तो ये जो हमें इसमें सामान दिया गया है, आकृति पूरा बना के दिया गया है। ये हमारा शंक्वाकार फ्लास्क है, ये परख नली है, ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू है। इसके अंदर हमारे इधर परख नली में सोडियम सल्फेट लिया गया है, शंक्वाकार फ्लास्क में कैल्शियम क्लोराइड का विलयन लिया गया है, और रबर के कॉर्ड से उसे बंद किया गया है। फिर इसका वजन ले लिया गया है 300.23 वजन ग्राम दिखा रहा है। फिर इसको हमने उलट कर मिक्स किया तो उनके बीच में रासायनिक क्रिया हुई, और रासायनिक क्रिया से जो हमारा नया पदार्थ बना है सोडियम क्लोराइड विलयन में कैल्शियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप तैयार होता है। तो और ये मतलब रासायनिक क्रिया होके कलर चेंज भी हो गया है, और पुनः हमने उसको तराजू पे रखा, यहाँ मिलाने के बाद तराजू पे रखा तो जो द्रव्यमान है 300.23 ग्राम ही आता है। तो यह क्रिया हमें 2 बार और दोहराना है अलग अलग भार द्रव्यमान लेकर। तो ये करने के बाद हमने ये प्रयोग यहाँ कंप्लीट किया, उसका प्रेक्षण तालिका लिखा है। तो यहाँ पे 300.23 416.23 416.23 आया है, और 273.65 और 273.65 ग्राम ये अभिक्रिया से पहले है और ये अभिक्रिया के बाद है। और जो अभिक्रिया हो रही है कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में, तो Na2 और Cl2 मिलके 2NaCl बना रहे हैं, और कैल्शियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप तैयार होता है। तो ये इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड, निष्कर्ष हम लिख रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में अभिक्रिया होने पर कैल्शियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है, और वजन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये चारों प्रयोग देख लिए हैं। उसके बाद हम सेकेंड टर्म का भी फर्स्ट प्रयोग हम कर चुके थे पिछले वीडियो में, लेकिन कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ। तो 27 पेज नंबर पर हमारा फर्स्ट प्रयोग है, विरंजक चूर्ण तथा सक्रियकृत कोयले के चूर्ण को विरंजक अभिकर्ता के स्वरूप में दर्शाना। भाग 1 में हमने ब्लीचिंग पाउडर लिया था, उसका घोल बनाया था, और उसमें धब्बेदार कागज़ या कपड़ा
नीला रंग का धब्बा लगाकर उसमें डाल दिया था। कुछ देर बाद देखे कि वो धब्बा जो रंगीन कागज़ था वो रंगहीन हो जाता है। ये क्रिया क्यों होती है? क्योंकि क्लोरीन गैस उसमें धीमी गति से मुक्त होती है और क्लोरीन गैस विरेंजक की क्रिया करती है। और दूसरा यह भी बच्चों ने बहुत अच्छे से करके दिखाया था, अच्छे से वीडियो बनाकर भी भेजा है। तो इसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है, नाम नहीं लिखा गया तो नाम यहाँ दे दिया गया है कि जो ये कीप के अंदर है वो कोयले का चूर्ण है, और ये जहाँ जमा हो रहा है रंगीन विलयन है, और इसके बीकर के अंदर हमने स्याही का जलीय विलयन और सक्रियकृत कोयले का चूर्ण लिया है। इस प्रयोग में क्या करना था ये बच्चों ने, यहाँ विधि दी गई है और बच्चों ने बहुत अच्छे से करके भी दिखाया था। बहुत आसान सा प्रयोग है, आप लोग घरों में इसको कर सकते हो। तो ये 3 नाम इसमें जोड़ लेना है। और इसके बाद यहाँ प्रेक्षण और निष्कर्ष का पूरा जगह खाली है, तो मैंने यहाँ लिख कर दे दिया है, आप ये स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। प्रेक्षण में क्या लिखा है? विरंजक चूर्ण के धीमी गति से विच्छेदन के कारण क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस के कारण ही विरंजक चूर्ण को विरंजक गुणधर्म प्राप्त होता है। इसी कारण कागज या कपड़े का धब्बा अदृश्य हो जाता है, अर्थात विरंजक चूर्ण विरंजक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। फिर प्रेक्षण में हमने लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जब पानी मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और Cl2 गैस मुक्त होती है। फिर रंगीन कपड़ा क्लोरीन गैस से मिलता है और वो कपड़े का धब्बा अदृश्य हो जाता है। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ तक पूरा प्रेक्षण लिखना है। तो ये नए बुक में तो इसी जगह पर ही लिखना है, पुराने बुक में कैसे लिखा गया था वो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और निष्कर्ष क्या आता है ये भी हम लिख चुके हैं। रंगीन कागज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से मुक्त होने वाले क्लोरीन गैस के कारण रंगहीन हो जाता है, और रंगीन पानी कोयले का चूर्ण मिलाने से पानी रंगहीन हो जाता है, अर्थात कोयले में विरंजक का गुणधर्म पाया जाता है। तो ये हमने निष्कर्ष भी लिख लिया। या निष्कर्ष को अलग से मैं हाईलाइट की हूँ, तो आप लोगों भी कर लेना। जगह कम पड़ता है तो नीचे आके लिख सकते हो, ये थोड़ा सा जगह साइन के लिए छोड़ देना है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये लिख लेना है। तो इस तरह से बच्चों सारा जो फर्स्ट टर्म के 4 प्रयोग और सेकेंड टर्म का पहला प्रयोग, ये नए प्रयोग पुस्तिका में कैसे लिखना है ये मैं बता चुकी हूँ। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द लिख कर भेजें, क्योंकि फर्स्ट टर्म का पूरा लिखने पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और सेकेंड टर्म का जो चलने वाला है उसको भी लिखते जाइए। पूरा हो जाने पर 4 प्रयोग आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, अर्थात ये प्रयोग पुस्तिका आप लोग को पूरे साल भर का 4 मार्क्स दिलाया जाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को लिखना। साथ साथ में इसके उपक्रम भी करते रहना है। उपक्रम 1 करने पे 2 मार्क्स और उपक्रम दूसरा पूरा करने पे 2 मार्क्स है, तो उसमें भी साल भर में आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। तो इसके साथ आप लोगों को उपक्रम भी पूरा करके दिखाना है। धन्यवाद।